पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं समीकरण जो निकाय हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो का अद्वितीय हल कब होता है। हमसे अद्वितीय हल की कंडीशन पूछी है। तो अद्वितीय हल मतलब एक हल की जो कंडीशन होती है वो होता है a1 बट्टा a2 जब बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जो बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात जो होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसके जो शून्यक होंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो AP है इसका सारवंतर क्या होगा। तो जो AP सारवंतर होता है वो होता है A2 माइनस के A1। A2 क्या है 7, A1 क्या है 12, 7 में से 12 घटाओगे माइनस के 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर का मान शून्य है तो क्या होता है। अगर विविक्तिकर का मान शून्य है ना तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और दोनों के दोनों मूल बराबर होते हैं। दो भिन्न होंगे गलत, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। कह रहे हैं एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त कितना ही बड़ा क्यों ना हो सकता है। तो वृत्त की अधिक से एक से अधिक मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ से खींचो, 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 अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो बहुपदों का योग क्या होता है। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। कह रहे हैं घटना एक ही प्रायिकता और घटना ए नहीं की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, एक के बराबर होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, द्विघात बोले तो अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। जो तीन माध्यक होता है, ठीक है, आपको एक सूत्र पता होगा जो बहुलक बराबर होता है ना, बहुलक बराबर होता है क्या, तीन माध्यक माइनस के दो माध्य। ठीक है, तो तीन माध्यक यहाँ है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा बहुलक, यहाँ बहुलक लगेगा और माइनस के दो माध्य इधर के प्लस का दो माध्य हो जाएगा। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं। सत्य सत्य बताना है आपको, √5 एक अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर अंडरूट लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं तो ये कथन सही है प्रमेय 10.2 के अनुसार। कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी में देखो दो का अंतर फिर चार का अंतर है तो सार्वंतर बराबर नहीं है, पहले दो का अंतर है फिर चार का अंतर है, तो ये कथन गलत है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंब को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही कथन है। कह रहे बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु की होती है 0,0। जब भी कोई बिंदु मूल बिंदु से दूरी बोलते हैं तो जो उसके निर्देशांक होते हैं उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं और फिर अंडरूट ले लेते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अब आपको मिलान चिन्ह करना है, मिलाना है आपको। कह रहे हैं कि साइन जीरो का मान क्या होता है बच्चों, साइन जीरो का मान जीरो होता है। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। यदि x + y बराबर 5 और x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा, x की जगह हम 1 रख देंगे तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा तो y का मान आएगा 4। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा, बहुलक बराबर L + f1 - f0 गुणा h बट्टे में 2f1 - f0 - के f2। वृत्त की त्रिज्याखंड की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, वृत्त में त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। काटते हैं, 2 सत्ते 14, पीछे से 0, 2 से फिर कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार, 2 की घात 2, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। अथवा करके है ना, हम तो सारे करेंगे। 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ 8 लिखोगे, 9 लिखोगे, 25 लिखोगे। 8 का गुणनखंड करोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 को लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 25 को लिखेंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो देखो 8 को लिख सकता हूँ, 2 की घात कितनी है 3, और 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, और 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। और हमें क्या बोला, एलसीएम बोला है। तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, जो है 2 की घात 3 गुणा हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 8, 9 5, तो 9, 8 पंचे कितना होता है 40, 9 चौको 36। आंसर 360 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 360। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो दिया है हमें, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा माइनस के 3 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गुणे में एक्स, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 गुणे में एक्स, अल्फा बीटा का मान है 2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3x + 2। ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल जाएगा। या फिर हमें ये ग्राफ देख के बोलना है कि किसी बहुपद px के y बराबर px ग्राफ नीचे दिए गए आकृति में दिया गया है। आपको बताना है कि कितने शून्यक होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। देखो एक्स अक्ष में कोई कट है नहीं है, तो शून्यक इसमें कितने होंगे, 0 होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा इसमें। एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे उतने हम शून्यक बोलते हैं ना, इसमें तो है ही नहीं कोई कट पॉइंट। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। 8वें प्रश्न में देखो 2 बिंदु हैं आपके पास, एक बिंदु है 2,3 P और एक बिंदु है Q जो कि है 4,1। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र होता है x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, यही होता है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, सो यहाँ से देखिए x1 का मान है 2, x2 का मान है 4 स्क्वायर, y1 का मान है 3, y2 का मान है 1 स्क्वायर। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 को जोड़ोगे 8, 8 का जो वर्गमूल निकालोगे आप, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जोड़ा बनाओगे, 2 का जोड़ा बना, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर के अंदर 2 अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात आंतरिक विस्फोट करने वाले pxy के निर्देशांक क्या हो, यानी कि आपसे बस सूत्र पूछा है इसने। ठीक है, x का सूत्र क्या होता, m1 x2 + m2। ठीक है, x1 बट्टे में m + n। सूत्र पूछा आपसे, y का क्या हो जाएगा, m y2 n y1 m + n। बस सूत्र पूछा आपसे, आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDE है। तो यानी कि कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3 और 3 6। हमारे पास जो कुल परिणाम है वो 6 हैं। इसे एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त, ए कितनी बार है बच्चों,
ए कितनी बार है? 2 बार है। ए आने की प्रायिकता निकालनी है, तो ए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम है 6, 2 कम 2, 2 3 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/3। या फिर अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, कह रहे 2 खिलाड़ी है संगीता और रेशमा। ठीक है, 2 हमारे पास खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी ये बताना है। तो देखो हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, ये एक संगीता है और एक रेशमा है। ठीक है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता हमें दिया है, ऐसे एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। संगीता संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, हम मान लेते हैं इस घटना को, क्या मान लेते हैं? पीई, वो हमें दे रखा है 0.62। हमें क्या निकालना है? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता हारेगी, यानी कि पीई डैश के बराबर होगा, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, और आप जानते हैं किसी चीज़ की होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें पीई डैश निकालना है, तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। घटा देना है, कितना घटाना है? पीई घटाना है, पीई का मान है 0.62। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में 6 घटाएंगे 3, 0.38। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। ठीक है, ये पत्ता क्या होगा बच्चों? इक्का होगा, यह बताना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो कुल पत्ते हमारे पास होते हैं 52। ठीक है, जिसमें 2 कैटेगरी होती है आपकी, काले की और लाल की। काले की भी 2 कैटेगरी होती है, जिसमें हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं, और लाल की भी 2 कैटेगरी होती है जिसमें 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इक्का आने की, हर कैटेगरी के पास एक इक्का होता है, हर कैटेगरी के पास एक इक्का होता है। टोटल कैटेगरी 4 होती है, तो ताश में जो इक्के होते हैं ना, हर कैटेगरी में एक होते हैं, टोटल 4 कैटेगरी 4 इक्के होते हैं। इसलिए इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, संभव परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, आंसर आ जाएगा 1/13। ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। या फिर दूसरा वाला कीजिए, अथवा में जो है उसको करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक बक्से में 3 नीले हैं दिया है। क्या दिया है? नीले कंचे, नीले कंचे हैं 3, फिर है सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे हैं 2, और फिर है लाल कंचे 4। ठीक है, तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? जोड़ देंगे 3 + 2 + 4, और 6 और 3 9 हो जाएंगे। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे। इसकी सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी? हमें क्या निकालना है? सफ़ेद, प्रश्नानुसार सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो संभव परिणाम सफ़ेद का कितना है? 2 है, और कुल परिणाम कितना है? 9 है। तो आंसर हो जाएगा 2/9। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। मान ज्ञात करना है हमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2,
कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, 2×3 = 4। √3 गुना √3 सिर्फ 3 अंडरूट हट जाते हैं, 2×2 = 4, 1 कम 1, 2×2 = 4। लॉशर पर वही आ जाएगा, नीचे समान है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, 4/4, 4 1 = 4, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, या फिर अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि tan a का मान 4/3 है, तो साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखो tan a हमें 4/3 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना, साइन ए और कॉस ए निकालना है। सो आप जानते हैं tan a, तो चित्र बना लो। ठीक है, समय ए के लिए बात हो रहा है, यहाँ ये मान लेंगे। तो आपको सूत्र पता होगा, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है ना, यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है। टेन के लिए क्या होता है, लंबा आधार, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंबा हमारे पास 4 है, आधार हमारे पास 3 है। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मैं पेज को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसी में कर दे रहा हूँ इसलिए। ठीक है बच्चों, तो कर्ण हमें मालूम नहीं है, आधार हमारे पास 3 है, लंब हमारे पास 4 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे तो 25। तो कर्ण क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या आ जाएगा, 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान है 4, कर्ण का मान है 5। फिर हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान है 3, कर्ण का मान है 5। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, और हर साल एग्जाम में आता है, कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। हर साल एग्जाम में आता है। सो देखिए, हमारे पास एक चित्र जो बना रहा हूँ ना, ऐसा चित्र एग्जाम में ज़रूर बनाएं, इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ठीक है, और यह 6 को -8, एक बिंदु है यहाँ पर P, जिसके निर्देशांक -1, 6 किस अनुपात में विभक्त करते हैं। मान लेंगे कि भैया m1:m2 में विभक्त करते हैं। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, और ये हमारा x और y। ये कौन सा बिंदु है, ये है विभाजन बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु। हम यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, x के लिए भी ले सकते हो या y के लिए ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2। ठीक है, तो x का मान हमें दे रखा है -1, m1 हमें मालूम नहीं, x2 का मान है 6, m2 हमें मालूम नहीं, x1 का मान है -3, m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, त्रिज्या गुणा कर देंगे, -m1 -m2। यहाँ से आ गया 6m1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर देना वही रहता है, -3m2 प्लस का 6m1 इधर के माइनस का हो जाएगा, -m2 इधर आके +m2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7m1 और यह -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा m2, और ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो m1:m2 कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। अथवा करके हैं कि बिंदु Q, बिंदु P, ठीक है, ये जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है, तो x का मान क्या होगा। देखो हमारे पास क्या है, ये बिंदु P है जो कि 5, -3, और ये बिंदु R है जो कि x, 6।
इसके बीचों बीच एक बिंदु है क्यू जो कि 0,1, इससे समान दूरी पर है। ठीक है, इससे क्या है, समान दूरी पर है। तो इस x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो प्रश्न में हमें दिया है समदूरस्थ, यानी इससे और इसकी दूरी और इससे और इसकी दूरी आपस में बराबर है, समान दूरी पर है। पी क्यू बराबर क्यू आर है। बोले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें लग जाओगे x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, इधर से भी उधर से भी। यहाँ से बचेगा 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, माइनस 4 बच आएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 4 का वर्ग करोगे तो 16, एक्स का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ है 1 में 6 घटाओगे माइनस 5, 5 का वर्ग करोगे तो 25, इधर 25 इधर 25 कटा, वर्गमूल निकालोगे 16 का वर्गमूल आ जाएगा। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, 16 का वर्गमूल। एक्स का मान कितना होगा, प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही शानदार प्रमेय 10.2 है एक्चुअली। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये केंद्र है, एक बाहर से बिंदु ले लिया और इससे स्पर्शिका हमने खींच दी। ये जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करनी है। ये पी ए है, ये पी बी है। ठीक है, हमें इसको और इसको बराबर दिखाना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। तो उसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। प्रूफ वाले में क्या करेंगे, ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे। क्या करेंगे, ए ओ व बी ओ को मिलाया, ये रचना की हमने। ठीक है, और उसके साथ साथ पी ओ को भी मिलाया, पी ओ को भी मिलाया। ठीक है, लिख दोगे। अब आप जानते हो प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, हमारे पास जो ए कोण है, हमारे पास जो बी कोण है वो 90 डिग्री है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इस भुजा को इसके बराबर दिखाना यानी कि सर्वांशम दिखाना है। तो लेंगे त्रिभुज पी ओ बी तथा पी ओ ए में। ठीक, सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करो कि जो बी ओ है ओ ए है वो बराबर है, जो ओ बी है वो ओ ए के बराबर है। क्यों, दोनों के दोनों त्रिज्या हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। उसके साथ साथ दोनों देखो, ये बेंच के सामने वाली भुजा कर्ण, दोनों के कर्ण बराबर है, उभयनिष्ठ है ना। पी ओ बराबर पी ओ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर है। साथ ही साथ कोण ए कोण बी के बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जब दो लगातार अटैच भुजा बराबर हो और कर्ण भी बराबर हो तो उसके मतलब आर एच एस द्वारा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, आर एच एस द्वारा त्रिभुज आपका जो होगा ए बोल रहा हूँ पी ओ बी। ठीक है, पी ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ ए के। ठीक है, अतः सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके संगत भुजा भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि पी बी बराबर हो जाएगा पी ए के। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। या फिर अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं हमसे, अथवा करके है जो कह रहे हैं एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बिंदु क्यू से
वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं? त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या में ज्ञात करें, इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ पी। ठीक है, तो आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ बस लिखना होगा प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि जो कोण पी बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज क्यूपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? 25, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार हमारा 24 है और लंब हमने आर माना है, आर हमें निकालना है। त्रिज्या 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576। ठीक, तो प्लस के 576 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के, घटाएंगे तो 49 बचेगा, और वर्गमूल निकालोगे 49 का तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, आर का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो और पाई का मान 3.4 लेना है। ओके, हमारे पास दिया है, हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री और त्रिज्या में दे रखा है 6 सेंटीमीटर दिया है। कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री और त्रिज्या में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 बट्टे 360, पाई का मान बोला 3.4 लो, आर का मान है 6, स्क्वायर हो तो 6 गुना 6, 6 छंग 36, 6 से 6 घटा, 6 से गुना कर दो, 6 चक्को 24, हासिल लगा दो, 6 कम 6 और 2 8, और 6 3 18, आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। हमारे पास दो वृत्त हैं, एक बड़ा वाला है और एक से छोटा वाला है। इनका क्षेत्रफल इस बड़े वाले के बराबर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि R1 है, इसकी R2 है और इसकी R है, जो कि हमें निकालनी है। R1 दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी तरह से बना लेना। एग्जाम में दिया है कि दोनों का क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर किसके बराबर है? पाई R स्क्वायर के बराबर। तो पाई ओबनिस्ट आ गया, पाई से पाई दोनों तरफ कटना। आर का मान है 8, 8 का वर्ग है, इसका मान है 6 का वर्ग, 8 8 64, 6 छंग 36, तो ये आ गया 100। तो 100 का वर्गमूल आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, और ये हर साल एग्जाम में आ जाते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, सिद्ध कीजिएगा √3 का परिमेय संख्या है, तो उल्टा मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या। अब कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता है,
पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है पी और क्यू का वो 1 होता है। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक लिया, तिरछे गुणा करो, पी एक कम पी और ये आ जाएगा √3Q। फिर हमें क्या करना होता है, वर्ग करना होता है दोनों तरफ। वर्ग करने पर इधर हो जाएगा p², √, का वर्ग करोगे √ हट जाएगा और Q का वर्ग Q²। तो Q² का गुणज क्या है, 3 है। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि p² 3 से विभाजित है। ठीक है, Q² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर कोई किसी का स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटता है। पुनः माना p बराबर, यहाँ 3 है तो 3 में मान लेंगे 3r, फिर उसे हमें वर्ग करना है। वर्ग करने में p का वर्ग क्या हो जाएगा, p², 3 का वर्ग 9, r का वर्ग r²। p² का मान रख दोगे समीकरण 1 से, p² का मान रखने पर, तो p² का मान क्या है बच्चों, 3Q²। 3 3 9, तो Q² कितना आ गया, 3r² के बराबर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। गुणज क्या है, 3 है। गुणज क्या है, 3 है, तो फिर से लिखोगे चूंकि Q² 3 से विभाजित है, गुणज 3 है तो 3 से कटेगा, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि भैया Q भी 3 से कट रहा है और P भी 3 से कट रहा है कि नहीं, तो आप वही लिखोगे यहाँ पे, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए इनका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P और Q का HCF कितना हो जाएगा, 3, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका HCF तो 1 आना चाहिए था, यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमारे अवधारणा की विपरीत है, जो कि हमारे अवधारणा की विपरीत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक, कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर रख देंगे, इसका गुणज 1 है, इसको इसके साथ गुणा करना है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 10 है और जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो वो होगा 5 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। बीच वाले पद को तोड़ के लिखते हैं 5x + 2x, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से x का भागा दोनों में चला जाएगा, कम से कम x² से 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 5, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 पंजे 10, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x + 5 को 0 मानोगे तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। यदि x + 2 को 0 मानोगे तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसे आप अल्फ़ा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। जांच से पहले देखो हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज ए होता है, बी क्या है 7, और सी क्या है हमारे पास 10। ठीक, हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले जांच पे आ जाओ। नंबर वन क्या है हमारे पास, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए होता है। अल्फ़ा हमारे पास है माइनस के 5, बीटा हमारे पास है माइनस का 2, बी हमारे पास 7 है और ए हमारे पास 1 है। -5 और -2 माइनस के साथ किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है। आगे दोनों तरफ बराबर, सही हो गया। दूसरी जांच हमारी क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है सी बट्टा ए। ठीक, अल्फ़ा हमारे पास है माइनस के 5, बीटा हमारे पास माइनस का 2, सी हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 1। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 5 दूनी 10, और इधर भी आ गया 10। आ गया दोनों तरफ बराबर। ठीक है, आ गया दोनों तरफ बराबर। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, अथवा करके भी यही दे रखा है, कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणांक के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। तो शून्य निकालने के लिए शून्य मान लेते हैं, एक टर्म इसमें मिसिंग है ना, अब तो ये और आसान हो गया। तो नेगेटिव के अंदर के पॉजिटिव हो गया, तो वर्गमूल में आ जाएगा +-3। इसलिए अल्फ़ा मेरे पास प्लस के √3 है और बीटा मेरे पास माइनस के √3 है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पहले संबंध पर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरा वाला क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर तो सी बट्टा ए। चूँकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी क्या है, एक्स का पता ही नहीं तो 0, और सी क्या है हमारा, सी हमारा अचर पद -3। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखेंगे। अल्फ़ा हमारा है √3, बीटा हमारा है माइनस के √3, बी हमारा 0 है, ए हमारा 1 है। √3 में से √3 घटाओगे 0, 0 के पट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं। हो गई जांच। अल्फ़ा हमारा √3, बीटा हमारा है माइनस के √3, सी हमारा है -3, ए हमारा 1 है। √3 और √3 सिर्फ 3, आ गया दोनों तरफ बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम हल करते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y = 10, समीकरण 1, और दूसरा 2x - 2y = 2। तो देखो इसको विलोपन में जिसको विलुप्त करना है उसका गुणज समान करना होता है। तो इधर 4, इसको 4 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, पहला वाला तो वैसे का वैसे रख दिया, 3x + 4y 10, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ने पर प्लस माइनस करना। 7 और 3, 4 और 3 7x, और 10 और 4 14, 7 दूनी 14, ये गुणे इधर के पट्टे में आ जाएगा। तो x का मान आ गया 2। अब x का मान तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूँकि 2x - 2y = 2 है, तो x का मान आ गया 2। तो 2 दूनी 4, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 उधर के प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ बचेगा 2, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। छोटू सा प्रश्न है, यही हल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x
माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा प्लस का वाई, हमने एक्स का मान निकाल दिया। 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारा एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस का वाई ऑलरेडी है तो वाई और वाई 2 वाई प्लस के 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 वाई बराबर 10, 2 पंजे 10, तो वाई का मान कितना आ गया 5, और वाई का मान यहाँ रख दो, तो वाई का मान क्या है बच्चों 5 है, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। खत्म, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब जिस विधि से बोलेगा हमें उसी विधि से ही हल करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, इसका गुणज कुछ नहीं 2 1 है, इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी 2 संख्या लो जिनका गुणा करने पे 10 है, घटाने पे 3 है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, माइनस है ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 5x माइनस के 2x, ठीक। अब हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो जोड़ा बनाएंगे अब यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर तो अंदर x बचेगा, x बाहर आ गया तो 5 बचेगा, चिन्ह है प्लस लग गया, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 बाहर आ गया, x बचा 2 पंजे 10, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको एक बार 0 मानेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है, ये हमें हमारे मूल मिल जाएंगे आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और इनके मूलों की प्रकृति भी हमें बतानी है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है, अथवा करके हैं। तो हमें क्या दे रखा है देखो, द्विघात समीकरण में कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0, चूँकि ए के स्थान पर क्या है 2 है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर है माइनस के 4 और सी हमारा क्या है प्लस के 3, मूलों की प्रकृति निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए होता है विविक्तिकर, विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी है माइनस के 4 स्क्वायर 4, ए का मान 2 सी का मान 3, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, घटाओगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, अगर डी माइनस में आता तो मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होता, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोले, मीनार है, ये हमारा मीनार है और ये हमारी ज़मीन है। कहते हैं मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु है भूमि पर जो कि 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है, और इस बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो हमसे बोला है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h होगी,
तो इस बिंदु का नाम ए बोला, इसका नाम बी बोला, इसका नाम सी बोला। ये हमें निकालना है और ये हमें पता है, ठीक। और आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जो हमें निकालना है और जो हमें पता है उसके बीच संबंध लगाओ। लंब बट्टे आधार है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा हमारा 30 डिग्री। ए बी हमारे पास एच है, बी सी हमारे पास 30 है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। गुणा करेंगे, 30 एकम 30। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। ये हो जाएगा 30 √3। √3 गुणा √3, अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ 3। 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10 √3। ठीक है। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 10 √3 होगी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अथवा भी है, या तो ये करो या दूसरा करो। अथवा वाला करते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो भूमि कहाँ है? ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर भूमि के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के बिंदु से ये बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये जो डोरी की लंबाई है x मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। आपको पता है ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसका नाम दे दो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। सो देखो बी सी हमें पता है और ए सी हमें निकालना है। बी सी बट्टे ए सी, ये लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण। लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है। थीटा कितना है? 60 है। बी सी हमारे पास 60 है और ए सी हमारे पास 61। साइन 60 का मान √3/2। सो देखो ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा और ये गुणे वाला इधर बट्टे में आ जाएगा और यहाँ x। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ दें। 60 दूनी 120। √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3 काटोगे, 3 चक्के 12 0। तो x का मान आ जाएगा 40 √3। x का मान कितना आ जाएगा? 40 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट या दिक्कत किसी भी प्रश्न में होना बच्चों, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार से टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई बताइए कितनी होगी? ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? या फिर जो अगला क्वेश्चन है इसमें अथवा में दे रखा है थेल्सपर में और पाइथागोरस में। थेल्सपर में 6.1, पाइथागोरस में जो होता है 6.8 पढ़ा रखा है। आप जानते हैं, जाके देख सकते, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है आपको। थेल्सपर में क्या होती है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, इस भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ से गई है जो कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो समान अनुपात में होती है। AD/DB बराबर होगा AE/EC, ये होता है। और पाइथागोरस में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारा आराम से बन जाएगा, ठीक। तो इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको करते हैं। ये दीवार है, ठीक है। एक सीढ़ी है, जमीन से टिका कर रखा है आपने, ये हमारी सीढ़ी है। कह रहे एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर दूर है। दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इसकी ऊपरी सिरा 6 मीटर ऊंचाई तक बनी है।
इसका जैसे ना ऊंचाई पर बनी हुई खिड़की तक पहुंचता है, खिड़की यहाँ पर है, ये खिड़की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, सीढ़ी की लंबाई ये x है, तो ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें बस क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, 2.5 का वर्गमूल प्लस 6 का वर्गमूल, 6 है ना, तो 25 का वर्गमूल 625 और 6 का वर्गमूल 36, तो 36 और 6 हो जाएगा 42.25। इसका वर्गमूल निकालोगे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर इसका वर्गमूल आपको निकालना नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 हटाया 1 2 0, तो पहले 4 2 2 5 का वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, दो संख्या बनाते पीछे से, तो यहाँ से हो जाएगा 6 छंग 36, 7 जो ज़्यादा हो जाता है, 6 छंग 36, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर ये जोड़ा यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, 6 का डबल यहाँ 12 आ जाएगा 5, 25 पंजे 125 को 5 बार गुणा करोगे 625 आता है, तो 65 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 65, और ये 100 है, 100 का वर्गमूल 10, तो आंसर आ जाएगा 6.5। 6.5 मीटर होगा इस सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो क्या कौन सी हो जाएंगी, वो स्टार्टिंग होगी 12 से और लास्ट वाली होगी 99। ठीक है, हमें n निकालना है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली n और मतलब AP हो जाएगा। क्यों, किसी भी प्रश्न में बोलेगा ना इतने से विभाज्य उतने से विभाज्य, तो वो डायरेक्ट AP हो जाता है। AP का यहाँ प्रथम पद क्या 12 है, अंतिम पद कितना है 99, और D हमारे पास कितना है, D हमारे पास 3 है, और हमें n ज्ञात करना है। इतना आसान क्वेश्चन बन गया। आप जानते हो an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d होता है, ये सूत्र है, भली बात ही आपको याद होगा। अब इस सूत्र में सभी मानों को रख दीजिए, an है 99, a है 12, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारा 3 है, प्लस की 12 इधर के माइनस का 12 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 30। n का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अथवा वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, और हमें दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो 11 का मतलब होता है, एक कम कर दो A प्लस 10D, 38 ये पहला समीकरण है, और 16वां पद का मतलब होता है एक कम कर दो A प्लस 15D। अगर कोई भी पद हमें निकालना है तो A और D का पता होना बहुत ज़रूरी है ना, तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमें A और D के मान मिलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखो A प्लस 15D हमारे पास 73 है, और A प्लस 10D हमारे पास 38 है। समान चिन्ह है, घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं,
15 में से 10 घटाओगे 5D, और 13 में से 8 घटाओगे 5, 6 में से 3 घटाओगे 3, 5 सत्ते 35, तो डी का मान आ जाएगा 7। डी का मान कितना आ गया बच्चों? 7। अब देखो, आपको पता है ए प्लस 10D है 38, डी का मान है 7, तो ए प्लस 70 38 है, तो प्लस के 70 इधर आके माइनस के 70 हो जाएगा। 70 में से 38 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 32, तो ए का मान कितना होगा बच्चों? माइनस के 32। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 31वां पद, यानी कि ए प्लस 30D। ठीक है, ये निकालना है। ए का मान है माइनस के 32 और डी का मान है 7। तो 7 के 210 में से 32 घटा दोगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 168। देखो सॉरी, 10 यहाँ से 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा 178। कितना आएगा आंसर? 178 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर होगी, तो सिद्ध करते हैं। क्या ले लेंगे? बायां पद ले लेंगे। 23वां नंबर का क्वेश्चन है। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है? देखो बच्चों, √1 प्लस साइन है, बट्टे में है 1 माइनस साइन है। यही है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं ऊपर निश्चय में बस फर्क नेगेटिव और पॉजिटिव का है, तो हमें क्या करना होता है? परिमेयकरण करना होता है। तो यहाँ कर देंगे परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करो, विपरीत चिन्ह से नीचे वाले का, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए, ऊपर सेम चीज़ का 2 बार गुणे में है, तो 1 प्लस साइन की घात क्या लग जाएगा? 2। और ये किस सूत्र में है? ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। सूत्र है, यहाँ रख देंगे। ठीक, तो वर्गमूल से बाहर निकालोगे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जितने भी घात बाहर है, बाहर आके आधी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन है, 2 घात थी 1 हो जाएगी, और इधर भी 1 हो जाएगी। अलग अलग बट्टे ले लो। 1 के बट्टे में कॉस है, और ये हो गया साइन के बट्टे में कॉस है। 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए। ओके, अब अगले वाले में आ जाओ। इसको हल करके हमें ये लाना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो फिर से बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है हमारे पास? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और इधर है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और आंसर में हमें 7, 10 और कॉट लाना है। 7 कैसे आएगा बताओ? तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र लगा दिया हमने पहले वाले में, दूसरे वाले में लगाएंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2a कॉस बी, सूत्र लगा दिया। अब जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है, रख दिया। कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इसका सूत्र होता है 1। साइन ए गुणा कॉसेक क्या होता है? 1 के बराबर। और इसका खोल दो, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका भी सूत्र होता है 1। तो देखो 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ से क्या है? कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या है? टेन स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से
बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों बिजली उपकरण में प्रेक्षित जीवन काल को दर्शाते हैं, उपकरण का बहुलक जीवन काल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? बहुलक। 20 पे खत्म हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है, ये बारंबारता एफ है। तो हमें देखना सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, तो ये हमारा F1, इसके बाद वाला F2 और इसके पहले वाला F0। F1 के जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 60। और H कितना है? कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का जो सूत्र होता है मैं लिख के बताता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। सारे मान रख दो। F1 का मान 61, F0 का मान 52 और H का मान है हमारा 20। 2F1 यानी कि 122, F0 है 52, F2 है 38, 60। यहाँ से बचेगा 9 दूनी 18, 180, 90, 132 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 32। 122 में से 90 घटाओगे तो 32 बचेगा। काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नम 18, 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। सही काटा है ना? 2 एकम 2, 2 छंग 12, हाँ 2 नम 18, 0, 2 अट्ठे 16, 45। 8 से काटो तो 8 पंजे 40, ये आ जाएगा भाग देने पर। तो 60 में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 65.625। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन के व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुआ माध्य हमें निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए देखो कोई विधि का बोला तो नहीं है वैसे, तो जो आपको अच्छी लगे वो आप विधि लगा सकते हो। यहाँ पर वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर x। ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या दे रखा है? 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये हमें दे रखा है। f हमें दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। x क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो 250 का आधा क्या होता है? 250 का आधा होता है 125। 125 सब में कितने कितने का अंदर है? सब में 50-50 का अंदर है। 50 जोड़ोगे तो 175, ये हो जाएगा 225। 50 जोड़ोगे 275, ये हो जाएगा 325। अब गुणा कर लो, गुणा भी छोटे छोटे ही हैं तो सीधा किसी मेथड का तो बोला नहीं है। 125 चौके, 125 को जब 4 से गुणा करोगे तो सीधा 500 आ जाता है। ठीक है, फिर 175 को गुणा कर दो 5 से तो ये आ जाएगा 875। फिर 225 को गुणा कर दो 12 के साथ तो ये आ जाएगा 2700। फिर आपको गुणा करना है 275 को। एक सेकंड, ये 225 है ना, 225 को जब हम गुणा करेंगे 12 से, ठीक है, फिर 275 को गुणा करना है 2 से तो 550 और 350 नहीं 325। ठीक है, इसको गुणा करना है 2 से तो यहाँ जाएगा 650। अब देखो 5 5 5, ठीक है, 7 और 5 17, हासिल लगा 1। यहाँ से क्या गया 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 11 31 और 1 32, 3 2 और ये 3 5। अब यहाँ देखो 12 और 4 16 और 4 20 और ये 5 25। सिग्मा एफ हमारे 25 है। हमें माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि हम लगा रहे हैं।
जिसका सूत्र होता है एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान है 5275 बट्टे में 25। 25 का पढ़ा नहीं आता, 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 0, 5 बचे 25, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आंसर आ जाएगा 211। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर ले, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है।